हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी टू में स्वागत है। हम आप सभी के लिए आज इतिहास का हिस्ट्री का 12th जो खुद से तैयार किया हुआ गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट 2020 एग्ज़ाम के लिए लाए हैं और उसके साथ आंसर भी बताएंगे और वह खुद से तैयार किया हुआ है। तो मतलब कि और ये हम ऑब्जेक्टिव लगभग हम आपको 5 सेट तक हम अपना गेस करके देंगे और वह 5 सेट में आपको गारंटी हम देते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव 150 में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो ये 5 सेट आप लोग ज़रूर देखिए और मतलब सभी सब्जेक्ट का हम 12th का हम अपने चैनल पर अब तैयारी करवाने वाले हैं और स्टार्ट भी कर दिए हैं तैयारी करवाना। हम सभी सब्जेक्ट का 12th के लिए हम पढ़ा रहे हैं 2020 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मतलब कि जो भी हमारे दोस्त फ्रेंड्स न्यू है हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी बोलिए और साथ हमें दीजिए। आप लोग हमें साथ देते रहिए, हम आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट करके हम देते रहेंगे क्वेश्चन आंसर और बढ़िया से तैयारी करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम प्रश्न संख्या 1 पर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हम इसका ऑप्शन ही चारों बताएंगे, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन बताएंगे और आंसर बताएंगे। चूँकि 60 ऑब्जेक्टिव है, 60 जैसे 60 बताना है तो डायरेक्ट आंसर बताते जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर हो गया पहला का बी, कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन बी होगा। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ऑप्शन ए होगा। तीसरा आगे है कि तीसरा में बोल रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वहाँ सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी होगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न बोल रहा है चौथा कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो 4 का हो जाएगा बी, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गेस करके लाए हैं और ये सब आपको एग्जाम में 12th एग्जाम में पूछा गया है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हम गेस करके दे रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस सबको याद करते जाइए और वीडियो को मतलब कि देखिए पॉज मतलब कि स्किप मत कीजिए, सभी को देखते जाइए। अशोक शासक किस वंश का था, तो मौर्य वंश का। 5वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा हरिसेन। 6वां नंबर आ गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। ये सब क्वेश्चन सभी पूछा गया है। 7वां नंबर प्रश्न पर आ गया है। 7 नंबर प्रश्न बोला पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ये किसके मतलब कि मोहम्मद बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और मतलब प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध सभी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा प्रथम युद्ध इम्पोर्टेंट है। तो मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जो पानीपत में हुआ था। जो एक छोटे से गाँव मतलब पानीपत छोटे से गांव में यानी ये युद्ध हुआ था। ये अभी पानीपत अभी हरियाणा में वर्तमान है। तो मतलब जिसमें मतलब सुल्तान और मतलब मोहम्मद बाबर के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद बाबर जिसमें विजय हुआ था, सुल्तान इब्राहिम लोदी के बहुत बड़े मतलब कि बहुत बड़े सेना भी होते हुए भी मोहम्मद बाबर जीत लिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 8 नंबर बताते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, तो 8 का बी हो जाएगा जहांगीर। मतलब कैप्टन हॉकिंस था ना, जो 16 ईस्वी में
विलियम हॉकिंस, मतलब कैप्टन हॉकिंस को विलियम हॉकिंस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंग्रेज़ था, यानी हेक्टर नामक जो जहाज से सूरत आया था और आगरा जाकर जहांगीर के दरबार में रहने का विनती किया, और वहीं पर मतलब आगरे में ही रहकर जहांगीर के दरबार में वहाँ पर मतलब कि उसके साथ रहा और मतलब प्रार्थना किया जहांगीर के साथ हमें रहने के लिए दीजिए। मतलब ये अंग्रेज़ थे और मतलब कौन जहाज़ से आया था, तो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर। चलते हैं 9वां प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बोला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ। 9वां बोला विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, तो 1336 ईस्वी में हुआ था। मतलब इस साम्राज्य का मतलब विजयनगर साम्राज्य को मतलब ओरिजिन कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना मतलब विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का राय दोनों भाइयों ने किया था। ठीक है ना, इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राव दोनों ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1326 ईस्वी में हुआ, 1337 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 10वां पे चलते हैं। प्रश्न 10 बोल रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय क्यों कहा। 10 नंबर प्रश्न में विजयनगर के शासकों ने अपने आपको राय क्यों कहा, तो ऑप्शन डी होगा। मतलब विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो राय कहा। ठीक है, 10 नंबर क्यों राय कहा, तो चूंकि वहाँ के जो शासक था कृष्णदेव राय, वहाँ के शासक थे कृष्णदेव राय, बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा थे, बहुत ज़्यादा के सम्राटों को उसने हराया था और वहाँ का मतलब कि विजयनगर के मतलब आदमी को मतलब सभी से छुटकारा मतलब कि दिलाया था। तो वह मतलब कृष्णदेव राय जात के मतलब राय थे, तो मतलब कि वहाँ के शासक ने अपने आप को सब कहना हमें मतलब हम भी राय है मतलब कहने लगे। तो वहाँ के विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, अब 11 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। 11 नंबर प्रश्न बोला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। 11 नंबर बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो 11 का ऑप्शन बी होगा 1606 ईस्वी को, 30 सितंबर 1606 ईस्वी को। ठीक है ना, 30 सितंबर 30 सितंबर SEP। ठीक है, मतलब 30 सितंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न 12 बोल रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह 1855 को हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 ईस्वी को हुआ था संथाल विद्रोह 12 का। 13 नंबर प्रश्न बनाएंगे संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू था, ऑप्शन डी। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो ऑप्शन ए मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का। ठीक है, 14 का है। प्रश्न संख्या 15 बोला तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो गुरु नानक का। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो गुरु नानक का। 15 का ऑप्शन बी होगा। 16 नंबर अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना किसने की, अबुल फजल कृत ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल कृत ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी। 17 नंबर प्रश्न आ गए हैं। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक बैरम खान, ऑप्शन ए होगा। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान। बैरम खान अकबर का मतलब कि क्या था, वित्त मंत्री भी कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न, हाँ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 18 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 18 नंबर, तो हड़प्पा ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे स्थित है। मतलब ये रावी नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहने वाला मतलब की नदी है। रावी नदी इंडिया और पाकिस्तान मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों में बहने वाला नदी है और ये रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी मतलब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे, रावी के स्थित है, रावी किनारे। 19 नंबर प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी को। 19 का ऑप्शन सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए ओ हिम। मतलब 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
मतलब बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो एओहिम 1885 ईस्वी को स्थापना हुआ था। 21 नंबर बोल रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। 21 का बोल रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। प्रश्न 23 बोल रहा है कि काला कानून किसे कहा गया है, तो काला कानून किसे कहा गया है, तो काला कानून लॉरेट एक्ट को कहा गया। ऑप्शन ए, काला कानून लॉरेट एक्ट को कहा गया है। और क्यों कहा गया है, तो काला कानून मतलब कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक जलियांवाला बाग, आप लोग पढ़े ही होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसमें मतलब लॉरेट एक्ट के विरुद्ध मतलब ये मतलब कि उसमें लॉरेट एक्ट के विरुद्ध मतलब उसमें हुआ था, जिसमें जनरल डायर नाम से, जनरल डायर एक अंग्रेज़ थे। उसने लोगों पर मतलब कि गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि यह इतिहास का सबसे बड़ा मतलब काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसलिए मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो मतलब काला कानून किसे कहा गया है, तो लॉरेट एक्ट को, तो इसका ऑप्शन ए होगा। 24 नंबर, गोपुरम का संबंध किससे है, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। 24 का डी होगा। 25 का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। मतलब कि ये राजस्थान में पड़ता है, अजमेर, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में। ऑप्शन डी होगा 25 का। 26 का बोल रहा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य मतलब कि 3 थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। मतलब ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ये तीनों थे। तो मतलब इसमें बोला कौन नहीं थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी नहीं थे। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन है ना, इसने कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। और कैबिनेट मिशन के सदस्य पैरिस लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, मतलब ये तीनों मिलके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 27 नंबर बोल रहा है कि लोथर किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी, लोथर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथर कहाँ स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। 28 का बोला, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे, प्राप्त हुए थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी होगा 28 का। 29 में बोल रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 29 का बोल रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था। 30 का बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी को हुआ था। 30 का होगा मतलब 1600 ईस्वी को, मतलब 31 दिसंबर को हुआ था। इसको कहा जाता है यदा कदा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को यदा कदा के नाम से भी जाना जाता है, जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात यदा कदा जॉन कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक। 31 का बोला पुनः समझौता किस वर्ष हुआ। 31 का पुनः समझौता किस वर्ष हुआ, तो पुनः समझौता 1932 को हुआ था। ऑप्शन ए होगा। पुनः समझौता 1932 को हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच मतलब पूना में भगदा सेंटर जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पुणे की भगदा सेंटर जेल में हुआ था, ठीक, 1932 ईस्वी को, 24 सितंबर 1932 को।
मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक 32 का बोला मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति के लेखक ऑप्शन ए मनु है। मतलब कि इसमें छोटे मतलब इसमें कि मनुस्मृति में क्या छोटे जाति का मतलब कि बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया गया और ब्राह्मण को मतलब कि बहुत आदर किया जा मनुस्मृति में। मतलब कि मनु ने ब्राह्मण जाति को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान दिया है और इसमें भी औरत का भी बहिष्कार किया गया है। मतलब कि उसमें ब्राह्मण पुरुष जाति को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान दिया गया है और इसमें छूट जाति को बहुत ज़्यादा बहिष्कार औरत का बहिष्कार किया गया मनुस्मृति में। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है? तो मनु इसका लेखक है मनुस्मृति का। अच्छा ठीक है, हम मतलब सभी का जो पॉइंट मतलब जो इसका आंसर है थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा इसलिए कर देते क्योंकि आप सबका भी थोड़ा थोड़ा मतलब कि जानकारी हो। कहीं ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव दोनों मन का दे दिया जाए तो आप लोग मतलब हम बताएंगे तो आप लोग वहाँ लिख सकते हैं, इसलिए हम बोले। तो आप हमें कमेंट करके ये बता दीजिएगा कृपया करके कि मतलब कि हम जो एक्स्ट्रा हम नॉलेज देते हैं वह एक्स्ट्रा नॉलेज दे या नहीं दे वो हमें बता दीजिएगा, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट नॉलेज देंगे। ठीक है। 33 का बोल रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। 33 का क्या होगा? ए। मुगल वंश का स्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। 34 का बोला कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन का कौन है? तो कैबिनेट बोले ना तीन मतलब से, तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बोल रहा है। मतलब तीन मतलब कौन कौन थे? पेरिस लॉरेंस मतलब स्टेफोल्ड और दो एगो नहीं दिया हुआ है, तो मतलब इसका अध्यक्ष बोल रहा है तो इसका स्टेफोल्ड क्रिप्स ऑप्शन डी होगा। 34 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफोल्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 35 का ऑप्शन ए होगा। 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने किया था खिलाफत आंदोलन। मतलब ये मुस्लिमों सब मतलब किया था खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के साथ मिलकर। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी को हुआ था। 35 का ऑप्शन ए। 36 का बोला आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन अकबरी ये आइन अकबरी ये अकबर के द्वारा लिखा गया। ये 5 भाग मतलब कि अकबर से रिलेटेड आता है, तो ये 5 भागों में विभक्त है। मतलब कहीं कहीं 3 दिया हुआ था, 3 मतलब कि ये गलत है। ऑप्शन आइन अकबरी 5 भागों में विभक्त, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन डी। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? त्रिपिटक साहित्य संबंधित किससे? तो ये त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ध्यान रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। तो दीन इलाही संबंधित किससे? तो दीन इलाही संबंधित किससे है? तो ये अकबर से संबंधित है। दीन इलाही संबंधित किससे है? तो ये अकबर से है। और 39 का ऑप्शन सी होगा। मतलब दीन इलाही मतलब 1582 ईस्वी को मुगल सम्राट के द्वारा अकबर द्वारा ये धर्म बनाया गया था, जिसमें सभी धर्मों को इसमें दीन इलाही धर्म में डाला था। जितने भी धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जितने भी धर्म है ये दीन इलाही धर्म में डाला गया है। ये मतलब कि मुगल सम्राट अकबर थे, ये इसने धर्म मतलब कि ये चलाया था कब? 1582 ईस्वी को अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म। बोला 40 का अंग्रेज़ काल में पहला स्टेशन कब बना था? तो अंग्रेज़ काल में पहला स्टेशन शिमला बना था। अंग्रेज़ काल में पहला स्टेशन बना था कब? शिमला, ऑप्शन बी होगा। ठीक, 40 का बी। प्रश्न 41 बोल रहा है कि महामात्रों में किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। मतलब धम्म महामात्रों या साथ मतलब धम्म अशोक मतलब जब मतलब लड़ाई हुआ था तो अशोक बहुत ज़्यादा मरते हुए देखा था, तो उसने दो मतलब ये धम्म को स्थापना किया था। मतलब इससे मतलब सभी को न ज़्यादा डराना न समझाना, मतलब कि बोली से हल्का समझाना है, हल्का डराना है, और धम्म महामात्रों को अपनाकर उसने मतलब कि सभी पर शासन किया था। तो मतलब बहुत अच्छा नीति है ये, आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा बाद में। तो धम्म महात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने नियुक्त किया। 41 का ऑप्शन बी होगा। 42 बोला है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन 42 का डी होगा। श्वेतांबर में होता है कि जैन धर्म में मतलब जैन धर्म को 2 धर्म में बांटा गया है। एक श्वेतांबर
मतलब बोला गया कि श्वेतांबर इसमें जैन धर्म में दो तरह के आदमी रहते हैं कि एक रहते हैं कि वाइट कपड़े पहने रहते हैं, ये मतलब नीचे बैठे मतलब कि वाइट कपड़ा पहने रहते हैं और ये चलेंगे तो चप्पल नहीं यूज़ कर सकते, हमेशा पंख के मोड़ लिए रहते हैं और पैर के नीचे जो भी कीड़ा आते हैं मतलब कि इससे कीड़ा भी मरना नहीं चाहिए, सभी कीड़ों को साफ करते हैं, ये नीचे सोते हैं मतलब श्वेतांबर। और दिगंबर क्या होते हैं, बिना कपड़ा का रहते हैं, नग्न रहते हैं ये दिगंबर। मतलब कि ये दिगंबर वाले श्वेतांबर को मतलब कि विपरीत है। ये दिगंबर वाले क्या करते हैं, इसका श्वेतांबर को बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं कि ये धर्म मतलब श्वेतांबर को बोलता है ये ठीक नहीं है, ऐसे रहना ठीक नहीं, मतलब ये दोनों में हमेशा मतभेद होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों धर्म जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 43 बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। 44 में बोला प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, मतलब कि इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, इम्पोर्टेंट है। 45 में बोला कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, इसका भारत का मतलब गवर्नर जनरल कौन था, तो 45 का ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। 46 बोला है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक। 47 को बोला है कि कर्नवालिस कोड कब बना था, तो कर्नवालिस कोड कब बना था, तो 1793 ईस्वी को हुआ था। मतलब कर्नवालिस कोड कब बना था, तो 47 का ऑप्शन 20, कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी को बना था, ठीक। कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी को बना था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, भारतीय संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 49 में बोला कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। बंगाल विभाजन जब हुआ था, जब 2 बार हुआ था बंगाल विभाजन का, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो 49 का ऑप्शन सी होगा, कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कर्जन था। 50 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित किससे है, तो अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है 50 का ऑप्शन डी, कर्नवालिस से। अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस से संबंधित है। 51 बोला महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य का, ऑप्शन बी होगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। 52 बोल रहा है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा था, तो अरबी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा था, तो 52 का ऑप्शन डी होगा, अरबी में लिखा था इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण। जो इब्न बतूता ने मतलब कि जब सब जगह घूमा था तो अपना जहाँ जहाँ घूमता था तो यात्रा करता था तो वह अरबी में अपना विवरण लिखता था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ऑप्शन सी होगा, 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, शुरुआत किया था। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है, तो 10 वर्षों पर होती है। जनगणना जो होती है, जैसे 2021 में भी जनगणना होने वाला है, तो भारत में नियमित जनगणना 21 वर्षों पर होती है, ठीक। 10 वर्षों पर होती है। भारत में नियमित जनगणना 10 वर्षों पर होती है। 2021 में जनगणना होने वाला 2011 में हुआ था, 2001 में हुआ था, मतलब 10 साल पर जनगणना होती है भारत में। 56 नंबर बोल रहा है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था कौन, तो फैयान, ऑप्शन बी होगा। गुप्त काल में फैयान था एक चीनी यात्री जो मतलब भारत आया था, फैयान। 57 में बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो 57 में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो 58 का ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी ने दिया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में था। मतलब ये 2 पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी, तो मतलब कि ये कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक।
59 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 60 नंबर और 2020 का ऑब्जेक्टिव में 60 पूछा जाता है, जिसमें से आपको मनपसंद से 85 का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना बहुत आसान हो गया है। और हम गारंटी दिए हैं आप सभी को, विश्वास रखिए, हमारे चैनल पर रहिए। और 50 में 50, वहाँ 60 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन 85 का आपको देना है। तो 50 में 100% 50 का ऑब्जेक्टिव बनेगा। यदि आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट VVI गेस करके क्वेश्चन देंगे। ठीक, तो 60 नंबर बताते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ गांधारी थी, ऑप्शन ए। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। ठीक है, तो यदि आपको PDF चाहिए तो हमें पहले कमेंट करके बोलिए। यदि PDF चाहिए तो हम इसका PDF भी देंगे, और PDF देंगे, आप अपना PDF से भी आप अपना ये पढ़ सकते हैं। तो कृपया करके धीरे से यूट्यूब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चूँकि हमें भी मतलब कि आप लोगों को देकर और लाइक भी कीजिएगा। चूँकि हम देखते हैं, चूँकि आप लोगों से कुछ नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे आप लोग हमारे लिए, तो भी कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि हम टारगेट रखे हुए कि दिसंबर पूरा तक हमें सब्सक्राइबर लगभग 1500 चाहिए। तो आप लोग कृपया करके हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए भी कीजिएगा। और ये हमारा ये वीडियो को कभी स्किप मत कीजिए, हम मतलब कि पूरा सुना कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को अब समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।